हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की। और प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार से कौन कौन सी अभिक्रियाएं यहाँ पर काम करती है और किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण में आपको यहाँ पर मैं हर टॉपिक के बारे में डिटेल देता रहूँगा। ये अलग से मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको यहाँ पर लगातार समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से अलग अलग अभिक्रियाओं में संपन्न होता है, जिसमें सबसे पहले आता है वर्णक तंत्र पष्ठ। यानी यहाँ पर साइक्लिक एटीएस और दो चीजें होती है, एक तो साइक्लिक एटीएस, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक एटीएस। साइक्लिक एटीएस का मतलब होता है वर्णक तंत्र पष्ठ यानी प्रकाश पास्फोरिलीकरण अभिक्रिया। यानी प्रकाशीय पास्फोरिलीकरण अभिक्रिया के दौरान ये साइक्लिक एटीएस चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र इसे कहा जाता है। अब चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र होता क्या है, किस तरह से काम करता है, उसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से आप समझ लेना, आपके हमेशा ये काम आएगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है या फिर थ्योरेटिकल पेपर अगर आपको देना है तो वहाँ पर भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएस पष्ठ की। यानी यहाँ पर जो वर्णक तंत्र आएगा जो P700, यानी सबसे पहले इसे पीएस पष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, यानी पीएस पष्ठ तंत्र है ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पष्ठ। अब इसी के बाद में यहाँ पर जो वर्णक तंत्र आता है, इस वर्णक तंत्र में यहाँ पर नीचे की साइड पर क्या उपस्थित होते हैं, क्वांटासोम। और ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और किसको देते हैं, P700 को देते हैं। यानी नीचे से क्या आ रहा है, ये प्रकाश नीचे से आ रहा है प्रकाश। अब नीचे से जो प्रकाश आ रहा है वो लगातार क्या है कि जो प्रकाश है, इस प्रकाश के दौरान यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं कि P700 जो है ये वर्णक तंत्र है, ये क्वांटासोम है, यहाँ से यहाँ तक के क्वांटासोम। और इन्हीं क्वांटासोमों के नीचे यानी प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण नीचे आपतित होती है, यानी जब पत्तियों के ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इन पत्तियों की जो सनलाइट है वह सूर्य की किरणें जब इन पत्तियों के ऊपर पड़ती है तो इन पत्तियों में उपस्थित जो यहाँ पर हरितलवक है, उस हरितलवक के अंदर थाइलाकोइड, ग्रेना आदि पार्ट प्रेजेंट होते हैं और थाइलाकोइड के ग्रेना पार्ट पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो थाइलाकोइड का जो ग्रेना पार्ट है उसी की आंतरिक संरचना यहाँ पर दिखाई गई है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के साइक्लिक जो एटीएस चलता है वो थाइलाकोइड के ग्रेना पार्ट पर ही चलता है। अब P700 है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की किरण के दौरान प्रकाश के, ठीक है, आपतन के जरिए यहाँ पर लगातार क्या हो, फोटोन्स की बमबारी होती है। यानी प्रकाश के जो किरण होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लगभग छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में फोटोन पाए जाते हैं और उन फोटोन्स की क्या होती है, बमबारी होती है किसके ऊपर, क्वांटासोम्स के अंदर। अब जो क्वांटासोम्स में लगातार फोटोन्स की बमबारी होती है उससे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ये अलग अलग वर्णक तंत्रों में पहुँचते हुए, ठीक है, कहाँ आ जाते हैं, P700 के पास। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाते हैं, P700 के पास। वर्णक तंत्रों से इलेक्ट्रॉन P700 के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही आप पहुंचेंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से उत्तेजित होता है। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि भैया जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन जो ग्राही है वो फेरोडॉक्सिन को उन्होंने माना, यानी FD को। फेरोडॉक्सिन जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही पुराने वैज्ञानिकों के आधार पर था। लेकिन अभी नवीनतम अवधारणा के अनुसार FRS जो है, FR और S, ये FRS जो है ये नवीनतम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में जाना जाता है। यानी अभी जो नवीनतम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, प्रथम नवीनतम इलेक्ट्रॉन ग्राही, वह FRS के रूप में जाना जाता है। पुराने ज़माने में FD को जाना जाता था। इसी कारण से इसको मैं डायरेक्ट तीर का निशान ना बनाकर इसको डैश डैश में मैं बना रहा हूँ कि ये इनडायरेक्टली पहले माना जाता था। 4 ऑप्शनों में कभी कभार ऐसा आ जाए, FD भी अगर नाम आ जाए, FRS नहीं आए तो फिर पहला आंसर यही जाएगा, ठीक है। और अगर पहला आंसर अगर ऑप्शन में FRS आ रहा है तो पहला आंसर वह जाएगा। लेकिन कभी कभार ये भी आंसर में दे देता है। अगर दोनों एक साथ देता है 4 ऑप्शन में तो फिर आपका आंसर FRS ही जाएगा, फिर आपको FD नहीं लगाना है। फिर उसके बाद में FRS से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यही इलेक्ट्रॉन FD यानी फेरोडॉक्सिन के पास जाता है। और फेरोडॉक्सिन जो होता है
एफआरएस की फुल फॉर्म होती है फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंस होता है, यानी एफआरएस भी फेरोडॉक्सिन का ही पार्ट है, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेड सब्सटेंस। अब ये एफडी जो जाता है यानी फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, फेरोडॉक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये आता है साइटोक्रोम B6 के पास, यानी जो साइटोक्रोम है वो B6 जो है उसके पास आता है। साइटोक्रोम B6 के पास ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन P700 से इलेक्ट्रॉन कहाँ उत्तेजित हुआ, एफआरएस के पास, यानी फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज सिस्टम, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज, ठीक है। उसके बाद में एफआरएस के बाद में एफडी के पास गया, यानी फेरोडॉक्सिन के पास गया, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ स्थानांतरित हुआ और आगे की तरफ स्थानांतरित होकर किसके पास गया, साइटोक्रोम B6 के पास। अब साइटोक्रोम B6 के पास से आगे इलेक्ट्रॉन यहां पर चलता है और किसके पास आएगा, साइटोक्रोम F के पास। किसके पास गया, साइटोक्रोम F के पास। लेकिन यहां पर क्या होता है, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य यहां पर एक एटीपी का निर्माण हो जाता है, यानी एडीपी से प्लस क्या जुड़ जाता है, आईपी, यानी एक फॉस्फेट जुड़ने की वजह से यहां पर एटीपी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर एडीपी से एक फॉस्फेट समूह जुड़ता है वैसे ही यहाँ पर एक एटीपी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो एक एटीपी का निर्माण किसके मध्य हुआ, एफडी और साइटोक्रोम B6 के मध्य, यानी फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य एक एटीपी का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और दूसरा एटीपी कहाँ बनता है, दूसरा एटीपी इस जगह बनता है, यानी साइटोक्रोम B6 के मध्य, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य एक दूसरा एटीपी का भी निर्माण होता है, यानी यहाँ पर भी एडीपी से क्या जुड़ जाता है, एक फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है। इस कारण से यहाँ एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, डाइफॉस्फेट की जगह क्या हो जाता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी पहले क्या था, डाइफॉस्फेट, लेकिन अब क्या हो गया, एक फॉस्फेट समूह जुड़ते ही ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का। अब साइटोक्रोम F के बाद में इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, तो साइटोक्रोम F के बाद में ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, यानी पीसी के पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो ये जाता है भाई प्लास्टोसाइनिन के पास, नाम आपको याद रख लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, पूरा नाम लिखूंगा तो नहीं आएगा। तो ये जाता है भाई प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन के पास अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई चक्रीय एटीएस के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, तो वो होता है प्लास्टोसाइनिन, यानी ये अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही एफआरएस है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही प्लास्टोसाइनिन है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम एटीपी का निर्माण किनके मध्य होता है, तो प्रथम एटीपी का निर्माण भैया फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य होता है। प्रथम एटीपी का निर्माण किसके मध्य, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य ही प्रथम एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई साइटोक्रोम सेकंड एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, यानी चक्रीय अभिक्रिया के दौरान, चक्रीय एटीएस अभिक्रिया के दौरान सेकंड एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया सेकंड एटीपी का निर्माण साइटोक्रोम B6 के से साइटोक्रोम F के मध्य होता है, यानी साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य ही यहाँ पर ये काम होता है। तो प्रथम एटीपी का निर्माण एफडी और साइटोक्रोम B6 के मध्य, द्वितीय एटीपी का निर्माण साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य होता है। उसके बाद में साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन के बीच में किसी भी तरह का कोई एटीपी नहीं बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। इन दोनों के मध्य किसी तरह का कोई एटीपी यहाँ पर नहीं बनता है। और प्लास्टोसाइनिन आगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं करके ये इलेक्ट्रॉन पुनः वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पूर्णतया अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से उत्तेजित हुए थे, यानी P700 से जहाँ से उत्तेजित हुए थे उसी जगह ये इलेक्ट्रॉन वापस से लौट आते हैं। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहा जाता है, जिसे चक्रीय प्रकाश पास्फोरिलीकरण भी हिंदी में कहा जाता है। तो चक्रीय प्रकाशीय पास्फोरिलीकरण अभिक्रिया ये वाली है, और इसके साथ साथ इसको साइक्लिक एटीएस के नाम से भी जाना जाता है, यानी चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र।
मुख्य रूप से यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो अभी आपको मैंने समझा दिए, लेकिन वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वो प्लांट फिजियोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे पीएस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि साइक्लिक ईटीएस के दौरान प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो भैया वो एफआरएस है, या फिर कभी कभार एफडीबी कहा जाता है वैज्ञानिकों के जरिए। उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉन कहाँ, प्रथम एटीपी का निर्माण कहाँ हुआ, तो भैया प्रथम एटीपी का निर्माण फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के मध्य हुआ। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है भाई साइक्लिक ईटीएस के दौरान, ठीक है, द्वितीय एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया द्वितीय एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F का मध्य होता है। उसके बाद में आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या साइक्लिक ईटीएस के दौरान क्या एडीपी का निर्माण NADPH2 का निर्माण होता है, NADPH2 यानी NADPH2 का निर्माण होता है कि साहब साइक्लिक ईटीएस दौरान NADPH2 का निर्माण नहीं होता है। NADP का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, NADPH2 का यहाँ पर बिल्कुल भी कोई निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचते ही नहीं है, वापस पुनः अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन लौट जाते हैं। इस कारण से यहाँ NADPH2 का निर्माण नहीं होता। और इस अभिक्रिया में सिर्फ 2 ATP का फायदा होता है, सिर्फ 2 ATP का ही निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये है कि साइक्लिक ईटीएस के दौरान सिर्फ अपने को 2 ATP बनते हैं, 2 ATP का ही फायदा होता है, बाकी अदरवाइज यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती। तो आप एक बार डायग्राम का फोटो क्लिक कर लें और समझ लें कि कौन कौन सी क्रियाएं कहाँ कहाँ चलती है। और ये सारा प्रकाश संश्लेषण की प्रथम प्रावस्था के रूप में जाना जाता है, यानी ये साइक्लिक ईटीएस जो है वह पीएस फर्स्ट यानी फोटोसिंथेसिस सिस्टम फर्स्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। और ये प्लांट फिजियो का पार्ट है, तो आप इसको एक बार क्लिक कर लें और आप याद रखें इस बात को। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएंगे और आगे के वीडियो लगातार देखते रहें, क्योंकि इसके लगातार मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत सारी वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो आप लगातार चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।